नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथमन और आज हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के मरीज़ को क्या खाना चाहिए जिससे उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसका पैरालिसिस है, जो उसके हाथ पैर की काम करने की क्षमता है, उसको तेज़ी से लाया जा सके। हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन किस तरह से रिकवर करता है जब हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। क्योंकि जितने भी केसेस पैरालिसिस के होते हैं, उनमें क्या देखा जाता है कि किसी टाइप का दिमाग के अंदर खून का थक्का आया था या किसी टाइप की नस फटी थी, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब वो खराब होता है तो वो जो काम करता था आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करना, वो भी चला जाता है। तो हमें अगर चाहते हैं कि हमारे हाथ पैर में ताकत वापस आए, दोबारा से काम करने की क्षमता आए, तो हमें अपने दिमाग के बारे में सोचना पड़ता है। दिमाग के बारे में वो उसे क्या चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, क्या उसे पानी चाहिए, क्या उसे वो विटामिन चाहिए, कौन से मिनरल चाहिए, हमें सब कुछ ब्रेन के हिसाब से सोचना पड़ता है। क्योंकि हमारे दिमाग के पास क्षमता होती है अल्टरनेट पाथवेज बनाने की, दोबारा से काम को करने की क्षमता बनाने की। इसको हम मेडिकल टर्म में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की विकास करने की क्षमता, अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लाने की क्षमता। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग जब तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो ये मैकेनिज्म भी बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, इसलिए हम छोटे होते हुए बड़े होते होते काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। मगर क्या होता है कि जब हम ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दिमाग की विकास करने की जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते ये बंद हो जाती है। तो अगर हमें किसी एक पेशेंट जिसको पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, उसमें चाहते हैं कि दोबारा से जान आए, तो ये जो दिमाग की विकास करने की क्षमता है, हमें इसे वापस लेकर आना पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं है हमारे पास तो पेशेंट को हम दोबारा से नहीं चला पाते। आपने खुद देखा होगा, अगर आपके घर में भी कोई पैरालिसिस का मरीज़ है तो जब उसको हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, तो हाथ नहीं चलते थे, पैर नहीं चलते थे, बिल्कुल नहीं हिलते थे, बेड पे था, बोल नहीं पाता था। मगर अगले 6 महीनों के अंदर इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी से, इसी ही ब्रेन की विकास करने की क्षमता से पेशेंट ने काफ़ी कुछ रिकवर कर लिया। मगर दिक्कत क्या आती है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो फिनोमेना होता है, दिमाग की विकास करने की क्षमता होती है, शुरू में तो एकदम शुरू हो जाती है फटाफट। आप जो भी मेडिसिन देंगे, जो भी आप खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने के बाद ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये बंद हो जाती है, दिमाग विकास करना बंद कर देता है और अल्टरनेट पाथवेज बनाना बंद कर देता है। तो जो चीज़ जहाँ रुक गई वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। अगर उंगलियां नहीं खुलती तो वो नहीं खुल पाती, पैर है अगर नहीं चल पाता तो वो नहीं चल पाता। हम वही खाना खा रहे थे, हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अभी भी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, 2-2 4-4 साल हो जाते हैं पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवाते हुए, बट कोई चेंजेस नहीं आ पा रहे, कोई सुधार नहीं हो पा रहा। ये इसलिए नहीं हो पा रहा होता क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर विकास रुक चुका होता है, जो उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो हमें अपने बॉडी के अंदर ऐसा न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, ऐसी मेडिसिन डालनी पड़ती है जो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करे। तो जो मेडिसिन का सवाल उठता है, तो मेडिसिन साई संजीवनी हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को तेजी से करती है। मगर जब हम एक ही मेडिसिन को 2 पेशेंट में देते हैं तो एक पेशेंट बहुत तेजी से इंप्रूव करता है और एक पेशेंट बहुत धीरे धीरे इंप्रूव करता है। तो इतने सारे पेशेंट पैरालिसिस के जब साई संजीवनी में आते हैं तो हम ई फर्क को पता लगा लेते हैं कि किन कारण से आपके अंदर जो विकास है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो स्लो हो रही या फिर वो फास्ट होगी। तो जब हम इतने पेशेंट देखते हैं तो ये जो चीज़ हमने पाई है, मैं चाहता हूँ कि वो आज मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ, जिससे जो पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक के हैं, पैरालिसिस के हैं, वो अपने खाने पीने में बदलाव कर कर अपने ब्रेन को वो न्यूट्रिशन दे सके, वो ताकत दे सके, जिससे वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको सपोर्ट मिले। अब जब हम अपने खाने को देखते हैं तो अक्सर हम क्या बोलते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट को आपने घी नहीं देना चाहिए, उसको आपने मिर्च मसाले नहीं देने, उसको आपने मीठा ज़्यादा नहीं देना होता। मगर हमारे ब्रेन को कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे समझना ज़रूरी है। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी जब कर रहा होता है, फिनोमेना में जाता है, तो उसे बिल्डिंग ब्लॉक, उसे एक मूलभूत रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और वो रॉ मटेरियल क्या होता है? प्रोटीन। क्योंकि अगर आप अपने पूरे शरीर को देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, सही तरीके से हम प्रोटीन नहीं खाते, तो पेशेंट के अंदर हमें दिक्कत देखने को मिलती है। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये सारा का सारा अच्छा नहीं होता। हम हर कोई चीज़ जो नॉन वेज आप खाना चाहते हैं, चिकन खाना चाहते हैं, मटन खाने चाहिए, सबका इफेक्ट एक जैसा नहीं है। जो पेशेंट हमारे पास वो होते हैं जो समुद्र के पास रहते हैं या कोस्टल इलाके में रहते हैं, जिनकी डाइट में मेनली फ़िश होती है, हमने उनको बहुत तेज़ी से सुधरता हुआ देखा है। उनमें हमें दिखता है कि वो बहुत तेज़ी से अब मेडिसिन का रिस्पॉन्स दिखा पाते हैं। तो अब जाकर हमें पता लगा है कि जो फ़िश
टेकिंग जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें रिकवरी फास्ट है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो अपने नॉनवेज को आप फिश तक कंसाइज रखिए, फिश का इंटेक कीजिए। हफ्ते में 2 बार फिश का अगर आप इंटेक कर सकते हैं बहुत अच्छा है। मगर मुझे पता है इंडिया में सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वेजिटेरियन की जो अमाउंट है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों से ज़्यादा है। मगर फिश के अंदर ऐसा क्या है कि जो आपके ब्रेन को हेल्प करता है? सवाल ये उठता है। जब भी हम नॉनवेज आइटम जैसे फिश जैसी आइटम लेते हैं, प्रोटीन तो बॉडी को मिल रहा होता है मगर उसके साथ साथ कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल रहे होते हैं जो हमें वेजिटेरियन खाने के अंदर नहीं देखने को मिलते। और वो सबसे बड़ा हो जाता है रीज़न कि पेशेंट जो स्लो ठीक हो रहा है और जो एक फास्ट ठीक हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक वेजिटेरियन पेशेंट जल्दी से ठीक हो, वो अपनी डाइट प्रेफरेंस को नहीं बदलना चाहता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हमारे पास है ऑप्शंस। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो वेजिटेरियन खाने में एब्सेंट होता है सिवाय मशरूम को। अगर आप मशरूम ज़्यादा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विटामिन डी के लिए और कोई सोर्स वेजिटेरियन खाने में हमें देखने को नहीं मिलता। तो जितने भी पेशेंट होते हैं वेजिटेरियन, उनको विटामिन डी दिया ही दिया जाता है साई संजीवनी में। आपने विटामिन डी खाना ही खाना है, चाहे आपकी बॉडी में वो पूरा है या नहीं है, आपको विटामिन डी लेना ही लेना है। तो हफ्ते में 1 बार जो विटामिन डी का पाउच होता है उसको आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन में जलन नहीं होती आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए रिकवरी के लिए, वो होता है B12। B12 को अक्सर आपने इंजेक्शंस में देखा होगा। हो सकता है कि आपने कभी अपना पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करवाया हो तो लोग रेड कलर का इंजेक्शन भर के आपको लगाते रहते हैं। ये B12 ही होता है। ये जो B12 होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे कंडक्टेंस रखने के लिए। अगर हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है, हम जितना मर्जी मेडिसिन पेशेंट को दे दें, जो मर्जी हम उसको खिला लें, जो मर्जी ताकत लगा लें, पेशेंट में रिकवरी नहीं आने वाली। तो जो भी पेशेंट हमारे स्लो मूविंग होते हैं, धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं या नहीं दिखा रहे होते, कंप्लेंट कर रहे होते हैं, सर हाथ तो चलने लग गया बट अब ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हम B12 का इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं कि आप B12 के इंजेक्शंस इंजेक्ट करवाना शुरू करो, क्योंकि B12 आपकी नसों को ताकत देता है। तो अगर आपके विटामिन पूरे हैं तो जो अब साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। पेशेंट के अंदर रिकवरी महीनों में आनी शुरू होती है, 1 महीने के अंदर आपकी फिंगर्स चलनी शुरू हो जाती है, हाथ उठना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस बॉडी के अंदर सब कुछ प्रॉपर है, प्रोटीन प्रॉपर है, विटामिन डी पूरा है, विटामिन B12 पूरा है। और पेशेंट वो जो रिकवरी दिखाता है उसको ना देखते सिर्फ पेशेंट को अच्छा लगता है, पेशेंट के घर वालों को अच्छा लगता है। ऐसे डॉक्टर हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि पैरालिसिस जैसी बीमारी जिसको तकरीबन लाइलाज माना जाता है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, एक बार होने के बाद पेशेंट को मतलब डॉक्टर्स भी उसको कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस तरह से उसका रवैया रहता है। तो वहाँ पर पेशेंट जब रिकवरी दिखाता है तो सारे के सारे डॉक्टर चकित रह जाते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है अपनी ही बॉडी की क्षमता को इस्तेमाल करने से, अपने दिमाग की विकास करने की क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए। मगर उसके लिए सही चीज़ों का सही जगह पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मदद करता है आपकी साई संजीवनी। अब हम जब बात कर रहे हैं पैरालिसिस की, ब्रेन स्ट्रोक की, आपको मैंने विटामिन के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वेजिटेरियन डाइट में जो कमी है उसके बारे में बताया, उसको कैसे पूरा करते हैं हमने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो काम क्यों नहीं कर रही। जब आप अपनी मेडिसिन को उठा के एक बार आप देखो उसमें आप क्या ले रहे हो, किस वजह से ले रहे हो, तो आप खुद समझना शुरू कर दोगे कि आप कोई भी मेडिसिन ले ही नहीं रहे। आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, उससे बीपी ठीक होगा, शुगर की मेडिसिन से शुगर ठीक होगा, कैल्शियम लेने से कैल्शियम जाएगा शरीर के अंदर, विटामिन डी ले जाने से विटामिन डी बढ़ेगा। बट ब्रेन का क्या, ब्रेन के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, कि हम दिमाग को भूल ही जाते हैं कि दिमाग को चाहिए क्या। दिमाग को विकास करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसको देनी ज़रूरी होती है। और एक बार जब न्यूरोप्लास्टिसिटी साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन से स्टार्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ों का सही जगह पर होना ज़रूरी है। पहला है न्यूट्रिशन, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। दूसरी चीज़ है आपके दिमाग के अंदर विकास, जो अल्टरनेट पाथवेज हैं वो बनने शुरू हुए या नहीं हुए। और तीसरा होता है वो है रिपीटिशन, क्योंकि अगर हमने मेडिसिन से आपके ब्रेन के अंदर अल्टरनेट पाथवेज बना भी दिए और अगर आपने उनको सिखाया नहीं कि किस तरह से आपकी मसल्स को कंट्रोल करना है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट स्लो होती है। तो अगर हमें ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी एक्सरसाइज करें जो पेशेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आराम दे, पेशेंट के अंदर तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लेकर आए, तो ये बहुत
आसान है। हमें अपने दिमाग को समझना पड़ता है कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है। ये नहीं कि हमने मसल्स को ठीक रखना है। ये जो आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ये जो आप करते रहते हैं, ये सिर्फ आपकी मसल्स लेवल तक है कि आपकी मसल्स ठीक रहें, हेल्दी रहें। मगर हमें अपने ब्रेन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी होती है। जब भी आप साई संजीवनी में आएंगे, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपकी मसल्स की एक्सरसाइज करवाएंगे या मसल्स की एक्सरसाइज आपको एडवाइस करेंगे। नहीं किया जाता साई संजीवनी में। साई संजीवनी में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो आपके ब्रेन का होता है। इवन जो एक्सरसाइज आपको बताई जाती हैं वो फिजियोथेरेपी के पार्ट नहीं होती, वो होती है आपकी ब्रेन की सिखाने को। हमने जो एक्सरसाइज बना रखी हैं वो आपको बताना। अब ब्रेन के बारे में हम क्या जानते हैं कि ब्रेन को कोई भी चीज़ अगर बार बार करोगे तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप समझो कि एक कैशियर है, नई नई जॉब पे गया है, पहले दिन जाके बैंक में नोट गिनना शुरू करता है तो स्लो गिनता है। मगर अगर 1 साल बाद जाके उससे मिलोगे तो वो नोट बिना देखे चाय पीते हुए आराम से पी लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, रोज वो एक ही काम को बार बार कर रहा है। सेम थिंग हैपन्स कि जब हम पेशेंट को हम रिकवरी करवाना चाहते हैं, फास्ट रिकवरी करवाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सही एक्सरसाइज सही अमाउंट में। उसके लिए पेशेंट को समझना पड़ता है, डॉक्टर को समझना पड़ता है कि पेशेंट को करना क्या है। अगर पेशेंट को हमने पैरों से चलाना है, हम चाहते हैं कि उसको उसके ब्रेन को समझ में आए कि चलना कैसे है, पैर कैसे सही से रखना है, तो पेशेंट को वही काम बार बार करना पड़ेगा, पेशेंट को चलना पड़ेगा। तो जो भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं उनको एक एक्सरसाइज पैर की ज़रूर बताई जाती है और आपको सुन के उसमें आश्चर्य होगा कि ये एक्सरसाइज ये तो मैं रोज़ करता हूँ, बट आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते, और वो है चलना, वॉकिंग। जितनी तेज़ी से आप चल सकते हैं, जितना आप अपने पैर को सीधा रख के चल सकते हैं, उतना पेशेंट के लिए अच्छा होता है। क्योंकि वॉकिंग आपके ब्रेन यहाँ की जब आप चले तो आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं, पैर की जो मसल्स हैं, आपकी ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजती हैं कि अगर मेरा पैर लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो सिग्नल आपके ब्रेन को भेजता है। और अब आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ब्रेन का जो वो पार्ट है वो उसे समझता है कि ओके ये मेरा पैर इस तरह से जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करने की ज़रूरत है कि मेरा पैर ये सीधा पड़े। और अगर मेरा पैर पूरा तरह से नीचे नहीं लग रहा तो वो सिग्नल भेजता है ओके मेरा पैर सीधे नहीं पहुँच रहा, मुझे पैर को सही से रखना है, तो मैं उसमें फिर थोड़े से चेंजेस, ये थोड़े चेंजेस जो आप रोज करते हैं ये आपको बाहर नहीं नज़र आते, मगर ये आपको जब आप महीना हो जाता है, 1 महीना आपका ट्रीटमेंट होता है, आप देखते हैं कि आपकी चाल बदल गई, आपको जो दर्द होता था, जो भारीपन होता था, वो सारा जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि रोज एक एक्सरसाइज करने से हमने उस पर महारत हासिल कर ली और वो थी चलना। अब आपने पैर से रोज साइकिलिंग तो करनी नहीं है, जो आप रोज साइकिलिंग जाके जिम में जाके कर आ जाते हो या फिजियोथेरेपी आपको करवा देता है। हमें अपने पैर से चलने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना होता है और उसको करने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है कि कम से कम एक काम में हम माहिर हो जाए और वो है चलना। हो सकता है आपको दौड़ने में दिक्कत हो सकता है आपको साइकिलिंग करने में दिक्कत हो सकता है आपको स्विमिंग करने में दिक्कत हो, बट आपको चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो साई संजीवनी जो इतने सालों से काम करता आ रहा है उसका निचोड़ है ये वो चीज़ें हैं जो शायद मुझे गुप्त रखनी चाहिए थी, अपने तक रखनी चाहिए थी, अपने पेशेंट्स को नहीं बतानी चाहिए थी या बाकी डॉक्टर्स को इस वीडियो के थ्रू नहीं बतानी चाहिए थी, बट हम ऐसा नहीं करते। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हम तक लिमिटेड रहे। पैरालिसिस का पेशेंट कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी का भी हो, अगर हमें चाहिए उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसमें ताकत चाहिए, तो हमें सही एक्सरसाइज पेशेंट्स को बतानी पड़ेगी। सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट को समझना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसल्स लेवल पर वर्क करती है, मसल की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल को सीधा रखने के लिए, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो क्या होता है कि ये कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, मसल हाथ पैर सब टाइट हो जाते हैं, और जब ये टाइट हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं, इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मसल्स को ठीक रखने के लिए फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है और उसे चलाने के लिए चलना इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अब चलते हैं हाथ के ऊपर। हमने पैर के बारे में बात कर ली कि चलने के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अब हाथ के लिए क्या होता है, हाथ की जो जॉइंट्स हैं वो लिमिटेड है। कंधा, ये इसकी रेंज है मैक्सिमम, ये इसकी मैक्सिमम, एल्बो आपकी बस इतनी ही जाती है, इससे ज़्यादा आप इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब आती है फिंगर और रिस्ट, ये इसकी मैक्सिमम रिस्ट की मूवमेंट है, फिंगर की ये मैक्सिमम मूवमेंट है। तो ये जो रेंज है इसको आप लेने की कोशिश कीजिए। जो फिजियोथेरेपी से आकर आपकी ये जो एक्सरसाइज करवाता है, ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स हैं उनको भी सिग्नल जाता है। तो आर्म के लिए, आपके हाथ के लिए
सही एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट करवा देता है एक सेंस के अंदर। मगर अगर आप सपोज करो कि चाहते हो कि आप घर फीमेल हो, घर की काम करना चाहते हो, तो आपके लिए काम करना ज़रूरी है। अगर आप बेड पे सोते लेटे-लेटे ही सोचते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट जो करवा जाता है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता है, घंटा भर सुबह करवा जाता है, फिर 1 घंटा शाम लगा जाता है, सफिशिएंट नहीं। अगर आप घर के काम करते हो, अगर आप घर में सब्जियां काटते थे या आटा गूँथते थे, उसको स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उसे स्टार्ट नहीं करोगे, आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएंगे और वो आपकी फिंगर में ताकत आ भी जाएगी, चलने भी लग जाएगी, बट फिर भी आपको आटा गूँथने में, सब्जी काटने में दिक्कत होगी। तो अगर आप गिटारिस्ट हो, मान लो आप गिटार बजाते हो और आप चाहते हो कि आप दोबारा से गिटार बजाओ, तो आपको गिटार बजाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन कम से कम उस काम में माहिर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कीबोर्ड पे काम करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ, बट कीबोर्ड पे काम करना मत छोड़ो। चाहे आपको एक फिंगर से काम करना पड़े, चाहे आपका हाथ सही तरीके से हाथ ना जा रहा हो, मगर कोशिश करो कि अपने हाथ को दोबारा एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड पे काम करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आपके हाथ में होल्डिंग पावर आ जाएगी, चलने की पावर आ जाएगी, बट आप कीबोर्ड को भूल जाओगे, आप उसे कभी चला पाओगे। इसी तरह से अगर आपका राइट हैंड साइड इफेक्टेड होता है तो पेशेंट को राइटिंग में दिक्कत होती है। साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट पेन तो पकड़ना शुरू कर देता है, बट उसकी सही डायरेक्शन, सही बनावट शब्दों की वो नहीं आ पाती। उस शब्दों की सही बनावट करने के लिए पेशेंट को हमें लिखवाना पड़ता है। तो जो हिंदी की कॉपी होती है 4 लाइन वाली, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जो कर्सिव राइटिंग वाली बुक्स आती है जिस पे डॉट्स बने हुए होते हैं, जिसके डॉट्स को मैच करके हमने लिखना होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके होते हैं अपने हाथ के अंदर फाइन मोटर स्किल्स लाने का, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लिखने की करोगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी। तो अगर आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है, आप एक हिंदी की कॉपी खरीदो या कर्सिव राइटिंग वाली कॉपी खरीदो एंड स्टार्ट राइटिंग, उस पर लिखना शुरू करो। और पहले पेज पे, हर पेज के ऊपर तारीख डालते चले जाओ। अपनी पहले दिन की राइटिंग देखना और 30 दिन की बाद की राइटिंग देखना, दोनों को कंपेयर करो कि इसमें कितना सुधार आया। जब आप दोनों ही चीज़ों को साथ साथ रखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर हो गई, कितनी इंप्रूवमेंट आपके ब्रेन में हो गई। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपैरेटिव स्टडी किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि 1 महीने पहले आप क्या थे और 1 महीने बाद क्या हो। क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट आती है वो इतने छोटे लेवल पर होती है कि उसे रोज़ के रोज़ जज कर पाना मुश्किल होता है, मगर जब वो महीने के बाद इकट्ठी हो जाती है तो वो आपको दिखता है कि यस, मैंने कुछ अचीव कर लिया। इसी तरह से, इसी वजह से जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो उनको यही कहा जाता है कि अपनी एक वीडियो बनाओ, एक चलते हुए वीडियो बनाओ, एक हाथ उठाते हुए वीडियो बनाओ, क्योंकि ये आपको बताएगा कि इस तारीख को आपकी ये कंडीशन थी। जब आप 1 महीने का ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप दोबारा से अपनी वीडियो बनाते हो, दोबारा से वीडियो बनाकर अपने आप को साथ साथ देखते हो, आप उस फ़र्क को उस फ़र्क को पहचान लेते हो और आपको लगता है कि हाँ, मैंने इम्प्रूवमेंट की, मैंने ये हाथ पहले से बेटर उठाया, बेटर से पहले चलाया, जो मेरे हाथ में फिंगर में मूवमेंट नहीं थी वो आने लग गई, मेरी चाल फास्ट हो गई, मेरी पैर ज़्यादा उठता है, मेरा पैर अब घसीटता नहीं है, मेरे घुटने में मूवमेंट आनी शुरू हो गई, मुझे जो चलने में भारीपन महसूस होता था वो चला गया। ये सब तब हो पाता है तब जब हम उसको एक कंपैरेटिव स्टडी के अंदर डालते हैं। तो अपनी वीडियोस हर महीने की बनाओ और उन्हें पिछले महीने की वीडियो से कंपेयर करके देखो कितनी इंप्रूवमेंट आप में आई, और अपने बॉडी के अंदर सही विटामिन, सही मिनरल्स रखने ज़रूर करो। कोई दिक्कत होती है, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं, आपको डाइट चार्ट भी दिया जाता है, आपको मेडिसिन, विटामिन सब कुछ दिया जाता है। तो जो भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हो, और आप हमारी साइट science-engineering.com पर जाकर भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब इसी के साथ आपसे भी चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।